जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को लेकर आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस के साथ साथ मैथ्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर करना है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया, ध्यान रखना है। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। दूसरा प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। चलिए फटाफट से आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। तो बहुत बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये विमुद्रीकरण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, यहाँ पे वसा होगा, ये पित्त का मुख्य कार्य होता है। चौथा प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो बच्चे शनि को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है टाइटन। एग्जाम में पूछा गया था कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह है, ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड, ध्यान रखना है। ज्ञानीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। और एग्जाम में प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल का दो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो ये है बुध और शुक्र। इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पांचवा प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे ताप्ती नदी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उज्जैन शहर जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा नदी को ध्यान रखना है, इस पर है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 6 का आंसर है दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 7वां प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से
होकर बहने वाली नदी कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग 8:30 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 8 बजे आपका बिहार मदनी से सिपाही के लिए चलता है। तो 7वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन नर्मदा नदी, ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ध्यान रखना है। गोदावरी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कोसी नदी बिहार का शोक। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर कीजिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 बार आक्रमण किया था, ध्यान रखना है। और इनका अंतिम आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में। और महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1025 का जो आक्रमण था ये महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, जो कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किया था। अगला प्रश्न है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए ध्यान दीजिए, अगुलहास धारा जो है आपसे एग्जाम में पूछेगा ये गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा। तो ध्यान रखिएगा, अगुलहास धारा जो है ये एक गर्म जलधारा है। और ये किस महासागर में बनती है? तो सही जवाब है हिंद महासागर में, ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी खाई है, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है। और व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करें तो ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, जो कि 1885 में ही बम्बई में अधिवेशन हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो राष्ट्रगान के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही संविधान सभा के सामने उद्देशिका को प्रस्तावित किया था, नहीं पेश किया था 13 दिसंबर 1940 को। अगला प्रश्न है फ्लैश फ्लड खाली स्थान से जुड़े हैं। और देखिए प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो इसका सही जवाब है चक्रवाती तूफान। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ जो है ये केरल एवं तमिलनाडु सीमाओं पर स्थित है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो 13 नंबर का आंसर है डी ऑप्शन चंबल घाटी। आगे देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है नागपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, यानी कि भारत की जो काली मिट्टी है जिसका अन्य नाम है रेगुर मृदा। पूछा जा रहा है कि इस मिट्टी में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, ध्यान रखना है। और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 16 का आंसर है डी ऑप्शन लेह, ध्यान रखना है। लेह जो स्थान है ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। जबकि मौसिनराम की बात करें, मेघालय का मौसिनराम सबसे अधिक वर्षा होता है। और एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो मेघालय के मौसिनराम में। भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन से हैं? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं गोवा एवं मिजोरम, ध्यान रखना है। यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गोवा जो राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जबकि सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्यों में सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? तो याद कर लीजिए ये है मिजोरम, ध्यान रखना है। और मिजोरम से संबंधित एक प्रश्न और है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम में है, और क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो देखिए जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, आप जानते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। लेकिन विश्वनाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में किया है, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? तो सी ऑप्शन आ रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है, मार्टिन बेहेम ने। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो 22 का आंसर है ऑप्शन बी, 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? और देखिए वर्तमान में पूछे कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ध्यान रखना है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और शपथ कौन दिलाता है?
तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ध्यान रखना है, और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, फातिमा बीबी, ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 6 वर्ष। ध्यान रखना है, सिर्फ 6 वर्ष ना होगा और ना कि 65 वर्ष। इसका जो आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 25 का आंसर क्या होगा? तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, एमीटर। ध्यान रखना है, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो एमीटर से। आगे देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है? तो देखिए 26 का आंसर है प्रधानमंत्री, ध्यान रखना है। नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, योजना आयोग के स्थान पर, ध्यान रखना है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। आगे देखिए, विश्व के सबसे छोटे नदी द्वीप कौन से हैं? देखिए बड़ा तो सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। आपको बताना है छोटा कौन सा है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, और ये भी कहाँ है? तो असम में है। और ग्रीनलैंड की बात करें तो हमने आपको बताया था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड है, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो बोर्नियो है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कौन देश है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ध्यान रखना है। या आपको ऑप्शन में अनुच्छेद 32 भी दे सकता है। तो अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। चलिए आंसर करेंगे, भारत में, यूके में, यूएसए में, या भारत और यूएसए दोनों में। तो 30 का आंसर क्या होगा? देखिए सिर्फ भारत नहीं होगा, भारत और यूएसए दोनों होगा। डी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है? चलिए आंसर करेंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत। और देखिए अनुच्छेद 108 के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, संयुक्त बैठक। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति। तो सही जवाब डी होगा, अनुच्छेद 111, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूंजी बाजार से आशय क्या है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो देखिए ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है और एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे आते हैं, तो याद कर लीजिए शेयर बाजार से है। आगे देखिए, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। रिजर्व बैंक की बात करें तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। तो इसका सही जवाब होगा CD देशमुख। ध्यान रखना है, CD देशमुख जो वित्त मंत्री भी हुए हैं और RBI के गवर्नर। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है। सही जवाब है गुजरात। ध्यान रखना है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? देखिए इब्न बतूता की बात करें, ये मोरक्को यात्री था और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रहला। तो एग्जाम में पूछा भी गया है रहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहलोल लोदी की बात करें तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ध्यान रखना है। और लोदी वंश के बाद आता है कौन सा वंश? मुगल वंश। 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, बाबर और लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के बीच में, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव डाली जाती है। तो ध्यान रखना है, लोदी वंश के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न हैं। तो देखिए मैथ्स में पहला प्रश्न है, यदि a³ प्लस b³ का मान 72 है और ab बराबर 8 दिया गया है तो आपको a प्लस b का मान बताना है। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग सॉल्व करके आंसर कीजिए। चलिए हम बताते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पर जो ab बराबर 8 है, यहाँ से हम a और b का मान निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 8 को किस तरह से लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं 2 गुना 4 या फिर लिख सकते हैं 1 गुना 4। अब यहाँ से मान लीजिए a का मान 2 है, b का मान 4 है, या फिर मान लीजिए a का मान 1 है, b का मान 4 है। अब दोनों कंडीशन को, यहाँ जो कंडीशन दिया है a³ प्लस b³ बराबर 72 का, इसमें आपको पुट करना है कौन सा वैल्यू रखने पर 72 आता है। तो मान लीजिए a का मान 2, b का मान 4, तो a³ है तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, b³ है तो b की जगह पे 4 रखेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 64। अब 64 और 8 को ऐड कीजिए तो देखिए ये 72 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं a का मान 2 है और b का मान 4 है। अगर आपको a का मान 1 रखना है और b का मान 4 रखना है तो ये कंडीशन सेट नहीं होता है। इस कंडीशन पर आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा a का मान कितना आ गया? 2 और b का मान आ गया 4। अब ये जो दिया है a प्लस b का, तो 4 और 2 6। तो सी ऑप्शन अगर आपका आया है तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, x³ माइनस y³ का मान बताना है यदि दिया गया है कंडीशन x माइनस वाई बराबर 4 और x y बराबर है 12। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो 12 को आप लोग किस तरह लिख सकते हैं? 6 गुना 2 लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो कंडीशन दिया है यहाँ पर, यदि x माइनस वाई 4, यहाँ पर x का मान 6 रखिए और y का मान 2 रखिए तो देखिए 4 आ रहा है। लेकिन अगर 4 और 3 रखते हैं तो ये 4 नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान हम 6 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे तो ये कंडीशन सेट होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर भी x का मान 6, y का मान 2 रखेंगे। तो x का मान 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा 216 क्यूब करने पर, और y का मान 2 रखेंगे तो क्यूब करने पर आएगा 8। तो 216 में 8 जाएगा तो 208 आएगा। आगे देखिए, 3 संख्या क्रमशः दिया गया है 4:5, 5:6 के अनुपात में, और उनका औसत दिया गया है 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए औसत एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 1, 2, 3, इस तरह से 3 संख्याएं हैं। आपसे कहा जाए इसका औसत क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके और जितनी भी संख्याएं हैं आप लोग डिवाइड करेंगे इस तरह से 1 + 2 + 3 / 3। तो इसका औसत आ जाएगा 2। तो एक्चुअल में औसत क्या होता है, जो बीच वाली संख्याएं हैं वही औसत आता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 6, 7 और 8। अब आपसे कहेंगे इसका औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच वाली संख्या ही औसत होता है। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। देखिए 4, 5, 6 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं। अगर आपसे कहेंगे इसका औसत क्या होगा, तो 5 होगा। औसत क्या होगा, 5 होगा। लेकिन औसत कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। लेकिन यानी कि रेशियो में औसत 5 है और संख्या में औसत है 25, यानी 5 का वैल्यू दिया गया है 25 के बराबर। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 5। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 6 है, 6 का वैल्यू आएगा 30। तो सही जवाब है 30। आगे देखिए 12